आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 2023 की तैयारी आप किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं और 120 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 120 प्लस अंक का। आज की वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। बहुत ही मेहनत करके मैंने इन स्लाइड्स को बहुत सारी स्लाइड्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं, बहुत सारी स्लाइड्स मैंने बनाई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे तो ये मानिए कि आप मानसिक तौर पर वर्ग 1-2 की तैयारी के लिए आप तैयार हो चुके होंगे। बस आपको तैयारी स्टार्ट करने की देरी रहेगी, बाकी आप मानसिक तौर पे आज तैयार हो जाएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीजों को कवर किया है। मॉक कहाँ से देना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, नोट्स कैसे बनाना है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना है, सारी चीजों पे मैंने बहुत ही बारीकी से डिस्कशन किया है। और यहाँ पर बहुत सारे अनुभवों को यहाँ पे मैंने शामिल किया हुआ है। मैंने एमपी टेट में 118.99 अंक प्राप्त किए हुए हैं और इसमें मैंने बहुत सारे अपने अनुभव जोड़े हुए हैं कि कैसे आप भी 120 प्लस अंक आगामी वर्ग 2 या जो भी वर्ग 1 है आपका उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम जो रूपरेखा है परीक्षा की उसको जान लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। आइए जानते हैं। यहां पर हम बात करें भाई, सबसे पहले देखिएगा पात्रता परीक्षा या जो वर्ग 2 है या वर्ग जो हम स्पेशली इस वीडियो में मैं वर्ग 2 की बात करूंगा और जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आपके वर्ग 1 में भी हेल्प करेंगे। तो स्पेशली वर्ग 2 की वीडियो होने वाली है और जो वर्ग 1 या 2 जो भी टॉपर्स के इंटरव्यू रहेंगे मैं कोशिश करूंगा उनसे कांटेक्ट करने की ताकि उनके इंटरव्यू मिल पाए और वो अपनी रणनीति आपको बता पाए। तो वर्ग 2 की बात करें भाई, 150 अंक का आपका पेपर होता है, 150 मिनट मिलते हैं यानी 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करना रहता है। टाइम पर्याप्त मिलता है। एक प्रश्न एक अंक। नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होती है, व्यापम में नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू पूछे जाते हैं ये इसके बाद में। और एक और चीज आपको बता देता हूं, जो बच्चे बीएड अभी रनिंग में कर रहे हैं, जिनका बीएड या तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है या जो सेकेंड ईयर में, वो भी तैयारी अपनी शुरू कर दें क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि आप सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो आप भी अप्लाई कर पाएंगे, आपका भी चयन हो सकता है, लेकिन तैयारी अभी से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। हम बात करें कुछ पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। बाल विकास और सीडीपी 30 प्रश्न 30 नंबर का पूछा जाता है, सभी के लिए कॉमन हो जाएगा वर्ग 2 में। हम बात करें भाषा 1 की, लैंग्वेज 1 की, 30 एमसीक्यू 30 नंबर के पूछे जाएंगे। भाषा 1 में आप हिंदी ले सकते हैं या जो भी आपको लेना है, अंग्रेजी संस्कृत उर्दू में से कोई एक भाषा। और भाषा 2 3 एमसीक्यू 30 एमसीक्यू 30 नंबर के। गणित 60 नंबर का पूछा जाएगा, 45 नंबर के आपके मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे, 15 नंबर की आपकी मैथ पेडागोजी रहेगी। वैसे ही आपका विज्ञान में रहेगा, आप देख सकते हैं विज्ञान में रहेगा। सामाजिक विज्ञान में भी वही पैटर्न है। मुख्य भाषा यदि आप हिंदी लेते हैं, संस्कृत अंग्रेजी उर्दू कोई भाषा के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपका ये वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं बाल विकास की, जो कॉमन सब्जेक्ट है सभी के लिए, कि हम बाल विकास की तैयारी कैसे करें, बाल विकास एवं पेडागोजी की तैयारी कैसे करें। फिर हिंदी की बात करेंगे, फिर हम जो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश या संस्कृत लेंगे उसकी बात करेंगे। बाल विकास की यदि हम बात करें तो बाल विकास आपने देखा होगा पैटर्न बहुत कठिन पूछी जाती है व्यापम में। 20 नंबर लाना, थोड़ा सा 20 नंबर से ज्यादा लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कट ऑफ भी थोड़ा सा कम चला जाता है इन कंपैरिजन टू राजस्थान या रीट की हम बात करें, अदर स्टेट की बात करें तो बाल विकास कहाँ से पढ़ना है। आपको एक सर का नाम बता रहा हूं, उनका उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं। उन्होंने सब कुछ फ्री में लगभग 75
वीडियो के समथिंग में उन्होंने CDP की पढ़ाई हुई है, तो आपको वहां से बाल विकास कंप्लीट करना है। सर का नाम है अंकित सर। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जा सकता है और आपकी अच्छी खासी रैंक बना सकता है। बाल विकास वहां से करने के बाद में आपको MCQ ज्यादा लगाना है, क्योंकि MCQ लगाने से ही आपकी समझ विकसित होगी कि किस तरीके से आंसर देना है। कई बार बाल विकास में होता क्या है कि हम 2 3 4 ऑप्शंस में फंस जाते हैं, कभी कभी 2 ऑप्शंस में फंस जाएंगे, ऐसा लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो आपको सिलेबस वहां से करना है, और हाँ, बाल विकास के आपको स्वयं ही अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। मैंने भी सर से पढ़ा था और हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, जो कि मुझे लगभग जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में उनका पढ़ाया हुआ बाल विकास मुझे हेल्प कर रहा है। आप भी वहां से करिएगा, और किसी को फॉलो नहीं करना, बहुत शानदार सर ने पढ़ाया हुआ है। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन सर बेस्ट टीचर है मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के। अब हम बात करेंगे हिंदी एवं हिंदी पेडागोजी की तैयारी कैसे करें। आपको पता है भाई 30 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा हिंदी का। तो हिंदी को भी आप चाहें तो उत्कर्ष वाले सर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं और MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनका भी मैं नीचे सर का नाम लिख दूंगा, अभी मुझे सर का नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी, सहदेव सर नाम है उनका। आप हिंदी उनसे पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। मेरे भी वर्ग 3 में हिंदी में लगभग 26 या 27 नंबर आए थे, मैंने उनसे ही हिंदी पढ़ी हुई थी। मेरी पेडागोजी भी हिंदी की काफी अच्छी गई थी। तो आप हिंदी यदि उनसे पढ़ते हैं तो आप हिंदी की टेंशन मत लीजिएगा, और फिर लुसेंट वगैरह से आप हिंदी के MCQs की प्रैक्टिस करिएगा, और ऑब्जेक्टिव तो आप कर ही लेंगे। इंग्लिश पेडागोजी या संस्कृत, अब मैं बात करता हूं कि आप पहली भाषा में आपने मान लीजिए हिंदी ली, तो द्वितीय भाषा में आप इंग्लिश या संस्कृत में से कुछ आपको चयन करना पड़ेगा, या उर्दू आप जो भी लेना चाहें। तो मैं फोकस करता हूं संस्कृत पे, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूं, तो संस्कृत का जो बेसिक है मेरा बहुत ही मजबूत है। इंग्लिश भी मेरी ठीक है, बट मेरा जो बेस है वो इंग्लिश का अच्छा नहीं रहा, लेकिन संस्कृत का मेरा बेस बहुत ही अच्छा है, तो मैं संस्कृत को ज्यादा प्रेफर करता हूं। आपका ने भी संस्कृत पढ़ी है और संस्कृत का बेस आपका मजबूत है, या 10वीं तक आपने संस्कृत पढ़ी है, तो आप संस्कृत लीजिएगा। नंबर यहाँ पे संस्कृत में खींचे जा सकते हैं, और मैंने अभी वर्ग 3 में लगभग 26 अंक संस्कृत में प्राप्त किए हैं। और मैंने इंग्लिश से भी मॉक दिए थे, तो मैं यहाँ पे 16-17 नंबर पे रुक जा रहा था, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर आप इंग्लिश इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर आप लुसेंट वगैरह से कर सकते हैं, कोई सी भी आप, वैसे लुसेंट भी अच्छी है और भी बुक्स आती हैं, आप वहां से ग्रामर कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। मैं इंग्लिश से ज्यादा आपको दूंगा, आपसे कहूंगा कि आप इन दोनों के मॉक लगा करके देखें, आप किसमें ज्यादा अंक आते हैं। संस्कृत में आप ज्यादा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो मैंने संस्कृत की तैयारी कैसे करी थी, मैंने यहाँ पे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की मैं बुक्स लेके आया था NCERT की, मैंने उनको पढ़ा था, तो उससे मेरी संस्कृत काफी अच्छी हो गई थी। तो मेरा कॉम्प्रहेंशन भी संस्कृत का अच्छा हो गया था, और साथ ही साथ मेरी पेडागोजी भी, जो पेडागोजी की समझ होती है संस्कृत में, वो भी मेरी अच्छी हो गई थी। तो NCERT पे फोकस करना है आपको संस्कृत के लिए, तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। और इंटरनेट वगैरह से या किसी कहीं से भी आप MCQ की प्रैक्टिस संस्कृत के कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा आप संस्कृत में कर जाएंगे। हिंदी संस्कृत आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, 30 में से 28 27 भी लाए जा सकते हैं। बाल विकास की कितनी भी तैयारी कर लीजिएगा, यदि टफ आ गया तो नंबर खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये लैंग्वेज ऐसे सब्जेक्ट हैं कि बहुत ही ज्यादा अंक हम इनमें खींच सकते हैं, तो इन पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद यदि हम बात करें, ये तो आपका 90 नंबर का ये हो जाएगा, जो कि आपका असली कंपटीशन था। ये 90 नंबर में आपको ज्यादा से ज्यादा खींचना है, कम से कम 80 नंबर खींचना है। फिर हम बात करेंगे गणित, आपका 60 अंक का पूछा जाएगा, 45 आपके प्रश्न रहेंगे। बस 10th क्लास तक भी आपने मैथ कर लिया ना। अब मैं बात करता हूँ मैथ की कहानी की अच्छे से, कि मैंने अपना मैथ कैसे स्टार्ट किया था।
मेरा भी मैथ का जो बेसिक था बहुत ही वीक था, बहुत ही वीक था। और मैंने धीरे धीरे करते 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 बहुत ही अच्छा बना लिया। मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी पर को फॉलो किया था। लंबी हो रही है इसके लिए सॉरी, लेकिन आज जो आपको सीखने को मिलने वाला है, जो मूल मंत्र आपको मिलने वाले हैं सफलता के, वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। यदि बोरिंग वीडियो लगती है तो कोई बात नहीं है, यही यहाँ से आप सफलता के मूल मंत्र सीखने वाले हैं कि टॉपर्स आकर करते क्या है। तो हमने देखा कि भाई आपको एनसीईआरटी, आपका जो वर्ग 2 का पेपर है ना, पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर बेस होता है। आप पिछले साल का पेपर देख लीजिएगा, व्यापम की साइट पे अपडेट है, अपलोड किया हुआ है। आप आसानी से उसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल आता है, लेकिन आपके बेसिक मजबूत होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, तभी जाकर के आप इस मैथ को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आपसे बोलूंगा कि आप पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करिएगा। उसके बाद आरडी शर्मा के जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल ये होने वाला है आपके लिए। इसके बाद ये और भी सिलेबस दिया हुआ है, ये तो आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें मिल जाएगा, या व्यापम की साइट पे अपलोड है वहां पर भी मिल जाएगा। लेकिन बाल विकास एक महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है। बाल विकास लगभग लगभग आपका जो मूल्यांकन हो गया, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान या जो भी है चीजें हैं यहाँ पर, वो अधिकतर बाल विकास वाले सेक्शन में आपकी कवर हो जाएंगी। आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। पेडागोजिकल जो इश्यूज हैं इसमें गणित के एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। मैंने भी यही किया हुआ था, इसके नोट्स नहीं बनाए थे मैंने, मॉक ज्यादा से ज्यादा दिए थे। तो मैथ की जो पेडागोजी की अंडरस्टैंडिंग है वहां से मेरी अच्छी हो गई थी। और खास करके यदि आप एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो वहां से भी आप अच्छा कर पाएंगे। विज्ञान की बात करें, विज्ञान की कहानी भी बिल्कुल गणित से मिलती जुलती है। एनसीईआरटी से आप अच्छे से कर लीजिएगा, हर चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिएगा। कोई सी भी आपके पास जो आपके आसपास 10वीं में जो 9वीं 10वीं में जो बच्चे होंगे उनके पास गाइड्स वगैरह होती हैं, उनमें एमसीक्यूज दिए रहते हैं, आप उनको भी सॉल्व करें। लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, कि पहले आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लें। आप एनसीईआरटी यदि अच्छी हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे अंक ला पाएंगे। इसमें भी पेडागोजी की वही कहानी है जो मैंने मैथ में कहा था, एमसीक्यू लगाना है। यूट्यूब पर कहीं भी कोई भी टीचर कभी भी मैथ की और साइंस की या किसी भी सब्जेक्ट की पूरी पेडागोजी नहीं करवा सकता कि हम कंफर्म हो जाएं कि 15 में से 15 आ जाएंगे। ये एमसीक्यूज जितना लगाएंगे आप उतना अच्छा कर पाएंगे। हम बात करें भाई सोशल साइंस की, एनसीईआरटी आपको कवर कर लेना है। हाँ, सोशल साइंस में आपको थोड़ा सा आगे भी कवर करना है, आप 11th और 12th को आपको टच करना पड़ेगा सोशल साइंस में। और हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूं तो आपको एनसीईआरटी के अलावा और भी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप चाहे तो किसी का कोर्स फॉलो कर सकते हैं। मुझे हिंदी और इंग्लिश का इतना ज्यादा विशेष नॉलेज नहीं है, मुझे मैथ साइंस एंड सोशल साइंस का ज्यादा नॉलेज है, तो मैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल में बता पा रहा हूं। और आप मैथ और हिंदी का मुझे मौका मिला तो मैं जल्दी किसी का इंटरव्यू लेके आने वाला हूं टॉपर का, ताकि मैं उनसे ही पूछ के आपको बता पाऊं, वही आपको स्वयं इंटरव्यू में बता पाए कि हिंदी इंग्लिश की आप कैसे तैयारी करें कि आपके अच्छे अंक आ पाए। तो इंटरव्यू में हम उनके माध्यम से कवर करेंगे। लेकिन आपको भी एनसीईआरटी पर फोकस करना है, बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, बिना बेसिक के आप ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं मूल मंत्रास जो कि आपको हेल्प करेंगे। ये तो बेसिक बातें थी जिन्हें सभी बच्चे कवर कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को मैनेज करना, स्टडी के साथ में लाइफ मैनेजमेंट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। इसको समझ लिया, सिलेक्शन हो गया। इसको समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आइए समझते हैं। कुछ मूल मंत्रास हैं जो मैंने अपनाए थे, वो आप भी अपना सकते हैं, और मैं यदि आगे तैयारी करूंगा तो मैं इनको फॉलो जरूर करूंगा। अब देखिएगा, नया पढ़ने की बजाय रिवीजन करें। मान लीजिए आपका सिलेबस हो जाता है पूरा, आपने मान लीजिए जो मैंने बेसिक्स बताया आपका सिलेबस हो गया, आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं, अब आप क्या करें, रिवीजन करें, मल्टीपल रिवीजन करें। एग्जाम से पहले पहले आप 3 बार रिवीजन कर लें, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। मैंने भी
3 बार 4 बार रिवीजन किया हुआ है। कोई सा भी एग्जाम देता हूं तो नोट्स वगैरह जो बनाता हूं 3 या 4 बार में रिवीजन जरूर करता हूं। बहुत ही ज्यादा उससे हेल्प मिलती है हमें। तो रिवीजन करना है, ये काम आएगा। टेस्ट सीरीज की बात करें भाई, मॉक टेस्ट से अभ्यास करें। मॉक टेस्ट आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। यही है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे, यही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बहुत ही हेल्पफुल आपको होने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि आपको पेपर से पहले पहले कितने मॉक देना है। कम से कम 50 मॉक आप यदि देते हैं तो एक मॉक में 150 क्वेश्चंस, इस प्रकार से आपके 7500 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। 7500 आपके प्रश्न होंगे, इसके साथ जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे ना, वो कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, मॉक ज्यादा से ज्यादा देना है। लेकिन कब स्टार्ट करेंगे आप मॉक, सिलेबस एक बार पूरा हो जाने दो आप, उसके बाद आप मॉक को स्टार्ट करना। अब मॉक कहाँ से देंगे, ये बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था। मॉक आप देंगे, एक टेस्ट बुक आती है, टेस्ट बुक से आप दे सकते हैं। उसके मॉक बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत ही अच्छे मॉक होते हैं। बायजूस से आप दे सकते हैं, अड्डा 247 से दे सकते हैं। इनके मॉक्स विश्वसनीय हैं, पूरी इंडिया में जाने जाते हैं, बहुत ही शानदार मॉक बनाते हैं। यदि आप वहां से देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो मॉक आप वहां से परचेस कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। उससे पहले यदि आपने मॉक दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा। आप सिलेबस करेंगे, उसके बाद मॉक देंगे तो आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो आपको मॉक सिलेबस पूरा होने के बाद स्टार्ट करना है, लेकिन मॉक आपको देना है। हाँ, जब आप तैयारी कर रहे हो, कभी बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते, तो आप 10 नंबर का 15 नंबर वाला मॉक दे दिया करें। छोटे छोटे मॉक आप बीच में भी, तैयारी के बीच में भी देते रहें। यहां से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल आप कहां से लेके आएंगे। आप अध्ययन सामग्री, जो स्टडी मटेरियल है वो परीक्षा के स्तर के हिसाब से ही करें, तो ये आपके लिए बहुत ही उचित होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वर्ग 2 की तैयारी करते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की का पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जाम में नहीं आना रहता। तो आपको स्टडी मटेरियल वही फॉलो करना है। अभी तक मैं आपको बता देता हूं, मैंने अभी तक कोई भी बुक, स्पेशल बुक परचेस नहीं करी है। मैंने जो बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे कि यदि आप शिक्षक बनते हैं तो आपको क्या पढ़ाना है, एनसीईआरटी को आपको वहां पे पढ़ाना है, उन्हीं बुक्स को आपको पढ़ाना है। तो उनको पढ़ाना है तो एग्जाम में अधिकतर प्रश्न आपके वहां से पूछे जाएंगे, तो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए वो चीजें पढ़नी होंगी। तो आप पहले अपनी बुक्स जो है ना एनसीईआरटी कवर करें, उसके बाद ही कोई सी बुक आप टच करना। वो समय आने पर मैं आपको बता दूंगा, जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा। मैंने अभी तक कोई सी भी बुक परचेस नहीं करी है कि मैंने उस बुक से पढ़ाई करी हो, कोई सी एक बुक लेके आ गया मार्केट से, मैंने कभी स्पेशल बुक नहीं ली। मैंने जो भी ऑथेंटिक बुक होती है, लाइक एनसीईआरटी हो गई है, और भी बुक्स होती हैं, केवल वहीं से, जैसे आरडी शर्मा हो गया मैथ के लिए, तो मैंने वहां से अपनी तैयारी स्टार्ट करी, मतलब तैयारी कंटिन्यू रखी, और वहां से हमेशा हेल्प मिलती है मुझे। तो आप स्टडी मटेरियल को ध्यानपूर्वक चुनिएगा। अब नोट्स बनाना, जी हाँ, नोट्स बनाइए। जैसे सीडीपी के आप नोट्स बना सकते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत सा स्पेस होता है, आप वहीं पे पेंसिल से या पेन से लिख लिया करें। मैंने भी कभी एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाए, आप बनाना चाहें तो आप बनाएंगे तो ये आपके लिए और भी हेल्पफुल रहेगा। मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि वो सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं बस उसे हाईलाइट कर लेता हूँ। लेकिन जब जैसे सीडीपी के बनाना हो तो मैं बना लेता हूँ उसमें नोट्स। तो आप नोट्स बनाइएगा, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, खास करके एग्जाम के टाइम पे हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे ये। अब आते हैं मूल मंत्र, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्कोरिंग टॉपिक्स पर ध्यान दें। ये तो आप जब तैयारी करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कौन सा स्कोरिंग है। मॉक देंगे तो आपको पता चल जाएगा कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब रोज ये सॉन्ग सुने या डिमोटिवेट होने पर सुने, बहुत ही हेल्प करेंगे। ये मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तू मेहनत का फल पाएगा, अनमता खान है, बहुत शानदार गाया है। और भी कोशिश कोशिश है, जिद ये ठानी है, आगाज, शंखनाद। शंखनाद बहुत ही शानदार सॉन्ग है, बहुत ही शानदार सॉन्ग है।
इन्हें आप रोज सुना करें, रोज नहीं तो आप 7 दिन में एक बार सुना करें। मेरे मोबाइल में ये है तो मैंने वहीं से इनका नाम लिखा हुआ है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बिल्कुल ये टाइटल है तो आपको ये मिल जाएंगी। आप मोबाइल में इनका प्लेलिस्ट बना लें, रोज सुने, बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले, बहुत ही शानदार सॉन्ग्स हैं ये। इसके बाद हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेज हो गया, लाइफ मैनेज हो जाएगी। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। टाइम मैनेज कैसे होगा? बहुत ही आसान। आप एक बार तैयारी स्टार्ट कर दें, आपका टाइम भी मैनेज होने लगेगा धीरे धीरे। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, यानी आप पॉजिटिव पीपल्स के साथ में रहें। जो भी आपके दोस्त हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, उनके कांटेक्ट में रहें। जो भी मतलब आपके लेवल के जो भी बंदे हैं, उनके आप कांटेक्ट में रहें। बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, यानी आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, कम रखें, 2 3 या 4 का रखें, लेकिन अच्छा रखें, उसमें पॉजिटिव लोग रहें, नेगेटिव थिंकिंग वाले ना रहें। नेगेटिव थिंकिंग वाले रहेंगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है, उनको तो हो ही रहा है, आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो आप अपने ग्रुप को थोड़ा सा अच्छा बनाएं, अच्छा ग्रुप बनाएं। अच्छा नहीं बन पा रहा, आप सोशल मीडिया पे अच्छे लोगों से जुड़ें, आपका ग्रुप खुद ब खुद अच्छा बनने लगेगा। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे अच्छे ग्रुप होते हैं, फेसबुक पर भी होते हैं, यूट्यूब पर भी होते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे चैनल हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, आप ऐसे लोगों को फॉलो करें। लेकिन आपके जो दोस्तों का सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल है, वो थोड़ा सा अच्छा रखें। यदि नेगेटिव लोग हैं, थोड़ा धीरे धीरे पीछे हटने लगें और अच्छे लोगों से जुड़ने की आप कोशिश करें। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने में। अब ये वाला फंडा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखो। जब भी यह शिक्षक भर्ती की बात आती है तो कॉन्सेप्ट को समझना होता है, रटना नहीं होता। रटने वाला समय जा चुका है कि आप रट कर एग्जाम निकाल लेंगे, अब ये पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। सो आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट को समझने पर, और ये वाली बात मैं कर चुका हूं एनसीईआरटी की। ये तो मान लो कि भैया ये गॉड होने वाली है, भगवान है, ये तो आपके टीचिंग एग्जाम के लिए एनसीईआरटी भगवान है यहाँ पे। इसके बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपकी मस्ट है, कंपलसरी है। एनसीईआरटी तो आपकी होनी ही चाहिए कंप्लीट। एक बार, 2 बार, कम से कम 3 बार आपकी रिवीजन होना चाहिए। एक बार आप कर लें, दूसरी बार कर लें, फिर तीसरी बार भी आप एनसीईआरटी का रिवीजन कर लें। अभी मेरा भी 2 बार रिवीजन हो चुका है एनसीईआरटी का, एक बार 2 बार और करूंगा मैं रिवीजन। एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी आप जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी को आप स्किप ना करें, बहुत बड़ी गलती होगी ये आपकी, रैंक दिला सकती है आपको। समय सारणी आप सामने दीवार पर लगा सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं कर सकते, आप कोशिश करें। मैं भी कई बार टाइम टेबल बनाता हूं, लेकिन होता क्या है, नहीं हो पाता फॉलो। फिर बनाता हूं, मान लीजिए मैंने आज टाइम टेबल बनाया, मैं 7 दिन तक तो चला लूंगा, उसके बाद फिर नहीं चलेगा। फिर मैं 7 दिन बाद फिर बनाऊंगा, फिर चलेगा। तो नेगेटिविटी ना लाएं, आप टाइम टेबल बनाएं। फॉलो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है, मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हैं। तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइम टेबल बनाकर तैयारी करें। यदि टाइम टेबल के बिना पढ़ सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। यदि ऐसा नहीं है तो आप टाइम टेबल बनाएं, आप कॉपी में लिखें, आप और फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। आप कोशिश तो करें, आपका होगा, टाइम मैनेज होने लगेगा। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया, मेडिटेशन वाली बात मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि रोज एटलीस्ट प्राणायाम तो आपको करना ही करना है। प्राणायाम आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जब आप तैयारी करेंगे। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सुबह मेडिटेशन करें, और साथ ही देखिए आप तैयारी करेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। अपने आप को ऐसे संकेत दें कि मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा आगामी पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, मेरी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है, जल्दी मुझे ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अपने दिमाग को ऐसे आप संकेत दें, इससे आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, और जब आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें और एनर्जी आएगी, आप ऑन और एनर्जेटिक रहेंगे, आप ऊर्जावान रहेंगे, और आप अपनी तैयारी को अच्छा कर पाएंगे। अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दें, पॉजिटिव संकेत दें। ये मैं ट्राई करता रहता हूँ, हमेशा करता हूँ। ये वाला मैं मेंशन नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये बता दूं। 10 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट अपने माइंड को संकेत दीजिएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा आप बनेंगे।
अब कोचिंग सेंटर से तैयारी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लें। देखिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कोचिंग आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। कोचिंग केवल गाइड करेगा, और गाइड करने वाले यूट्यूब पर या पढ़ाने वाले यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं। बस जरूरी है सोशल मीडिया का सही उपयोग करना। तो ऐसा नहीं है मैंने अभी तक कोचिंग नहीं करी है, बस ऑनलाइन मैंने पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर भी मिल जाता है, या किसी का 1000-1500 का कोर्स खरीद लीजिएगा जो बहुत अच्छा टीचर है, या कोई सा भी बहुत अच्छा चैनल है उसका। हर किसी का नहीं खरीदना है, समझदारी के साथ 1000 या 1500 से ज्यादा आपको खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि यूट्यूब पर फ्री कंटेंट इतना शानदार पड़ा हुआ है, बस देखने की जरूरत है। बहुत शानदार, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। हो गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, बस 2 स्लाइड और बची हैं, 2 स्लाइड और बची हैं, कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो भी डाउट रहे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब सोशल मीडिया आपका दोस्त है या आपका शत्रु है? जब बात आती है तैयारी करने की, तो सोशल मीडिया आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका शत्रु भी हो सकता है। सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा शत्रु, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि मैं क्या करता हूं, मेरे पास कुछ स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे। मतलब हमारा एक दोस्तों का ग्रुप है, 5-6 लोगों का हमारा एक स्टडी ग्रुप चलता है। उसमें हम कभी मॉक देते हैं तो अपने एक दूसरे के नंबर शेयर करते रहते हैं। बस स्टडी के पर्पज से वो बनाया गया है हमारा। ऐसे ही हम टेलीग्राम पे भी कभी कभी कांटेक्ट में रहते हैं। तो आप लोग भी, आपके जो भी दोस्त हों या जो भी आपके फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया हो स्टडी का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और फेसबुक वगैरह पे आप ऐसे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं जो स्टडी से जुड़े हुए हैं या टीचिंग भर्तियों से जुड़े हुए हैं, आप उनसे जुड़ें। यूट्यूब का भी आप सही से उपयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए एक तरीके में देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, नहीं तो यही सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। कैसे उपयोग करना है, आपको समझदारी रखनी है कि ये मुझे हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप इसको बहुत ही समझदारी के साथ में अपने ऊपर लागू होने दें, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते, और बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया की वजह से ही सिलेक्शन ले पाते हैं। जैसे कि मैंने भी सोशल मीडिया से ही तैयारी करी है, और इसी से मैं आगे भी करने वाला हूँ। ऑफलाइन कोचिंग मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है, ना ही मैं करने वाला हूँ कभी। अब बात आती है मॉडल पेपर। जितने भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, व्यापम की साइट्स पे सारे मॉडल पेपर अपलोड है, मैंने सारे देखे हुए हैं। आप व्यापम पे जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे, उस सेक्शन में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। वर्ग 1 के, वर्ग 2 के, इवन वर्ग 3 के अभी अपलोड नहीं है, लेकिन वो भी आ जाएंगे। तो वर्ग 2 के सभी पेपर सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। आपको उन्हें सॉल्व करना है, लेकिन कब? एक बार बेस अपना मजबूत कर लीजिए, एक बार एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, उसके बाद पुराने पेपर लगाइए, तो कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप अभी लगाएंगे 60 नंबर आएंगे, आपको लगेगा कि यार हमारे बस की बात नहीं है। जब आप एनसीईआरटी कर लेंगे तो आपके 110 115 नंबर आएंगे, तो आपको लगेगा हाँ एग्जाम हम निकाल सकते हैं, 120 प्लस हम आसानी से ला सकते हैं, बस जरूरत है थोड़ी और मेहनत की। तो इस चीजों पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, सिलेक्शन आपका कंफर्म है, बस थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना है। यदि आपने अपने आप को मैनेज कर लिया तो आपका एग्जाम मैनेज हो जाएगा, टाइम मैनेज आसानी से हो जाएगा। लेकिन आप अपने आप को मैनेज करिएगा। आप थोड़ा सा सोशल मीडिया पे थोड़ा कम टाइम दीजिएगा। हाँ, वहां पे आप टाइम जरूर दें जहां पर आवश्यकता है। जैसे कि आप स्टडी से संबंधित सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो वहां पर आपको बराबर टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है और हेल्प कर रहा है, तो आपको टाइम वहां देना है। और आपको इंटरव्यू, एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, इंटरव्यू आपको कैसे देखने हैं। जो भी टॉपर्स लोग होते हैं ना, आप उनके इंटरव्यू देखा करें, उससे आपको उनकी स्ट्रेटेजी का पता चलेगा कि वो कैसे तैयारी करते हैं। ठीक है, ये वाला अपना पॉइंट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। इंटरव्यू टॉपर के देखने का मतलब है आप भी उनके जैसा बनना चाहेंगे। तो जितने भी आपको इंटरव्यूज मिलते हैं, आप वो टॉपर के इंटरव्यू जरूर देखा करें। मैंने भी अपलोड किए हुए हैं, वो वाले इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। हाँ, उससे पहले ये बात कहने से पहले, एक ये वाली बात कहने से पहले मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने इंटरव्यूज लिए हुए हैं। आप ये 2 इंटरव्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार इंटरव्यू हैं। और वीडियो के बाद में, अभी वीडियो एंड होने के बाद में 3 मिनट और तक ये वीडियो चलती रहेगी। मेरे बोलने के बाद में 3 मिनट और चलती रहेगी।
आपको तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करना है वो उस 3 मिनट की वीडियो में बताया जाएगा। बहुत ही इस इंटरव्यू का ही क्लिप है वो, आप उसको जरूर देखिएगा और फिर ही आप जाइएगा। और उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि आप तैयारी अपनी आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। आज ही वचन दें कि आज से ही पढ़ना शुरू करना है। आप कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि सर आज से हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। किस तरीके में स्टार्ट होगी वो भी आप बताएं, किस तरीके में आप पढ़ने वाले हैं। तो आज कमेंट करके जाइएगा, जरूर कमेंट करके जाइएगा कि आप आज से हल्की फुल्की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे से आप स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आप आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और अभी तक मैंने आपसे कभी नहीं कहा, आज आपसे कहता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक करके आप इसे शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी आपके फेसबुक ग्रुप हैं, आप वहां पर इस वीडियो को शेयर करें। या जो भी आपके दोस्त हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं, आप उन तक ये वाली वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। आइए सुनते हैं इस क्लिप को हम। आप समझ लीजिए कि फर्स्ट 70% टाइम में ये सिर्फ अपनी 30% डिस्टेंस ही कवर कर पाते हैं। लास्ट टाइम पे वो अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं और बचे हुए 30% टाइम में वो सबको पीछे कर देते हैं। और टाइम टेबल के बारे में आपका यदि कुछ सजेशन हो जो देख रहे हैं उनके लिए तो आप जरूर बताइएगा। टाइम टेबल के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम से आप ये मत सोचिए कि 8 से 10 घंटे का ही आप टाइम टेबल बनाएं किसी भी XYZ पर्सन को देखते हुए। आप अपने हिसाब से स्टार्टिंग करिए। अगर आप स्टार्टिंग में 2 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं तो भी वो बहुत है। धीरे धीरे जब आप आगे अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, तो आपकी एफिशिएंसी खुद इंक्रीज होगी। जैसे आपने सुना होगा उसेन बोल्ट का नाम, फास्टेस्ट रनर है ये वर्ल्ड के। ये जब भी रनिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में इनकी स्पीड काफ़ी कम रहती है। मतलब आप समझ लीजिए कि फर्स्ट 70% टाइम में ये सिर्फ अपनी 30% डिस्टेंस ही कवर कर पाते हैं और ये उनकी स्ट्रेटजी होती है। लास्ट टाइम पे वो अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं और बचे हुए 30% टाइम में वो सबको पीछे कर देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप स्टार्टिंग स्लो भी कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, तो बाद में तैयारी और तेज करी जा सकती है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अधिकतर बच्चों के साथ में क्या होता है, वो जब स्टडी करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो वो पहले दिन से ही 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और फिर वो मुश्किल से 2 या 3 दिन तक ही इसको मेंटेन कर पाते हैं। फिर फोर्थ डे उनको इतना फटीग होने लगता है, इतना टायर्डनेस फील होती है कि फिर वो 1 हफ्ते तक कुछ नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल। यदि जैसे आपने उसेन बोल्ट के बारे में बताया, तो उसेन बोल्ट स्टार्टिंग में ही बहुत तेजी से दौड़ने लगे, तो वो फिर शायद कवर नहीं कर पाएंगे पूरा। बिल्कुल। हाँ। तो आपने बताया कि लास्ट के जो 30% टाइम बचता है उसमें 70% डिस्टेंस कवर करते हैं वो। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें स्टार्टिंग बिल्कुल आराम से करनी चाहिए। जब एग्जाम आते हैं तो फिर वो तो सभी अच्छी तैयारी स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी तो कोई एग्जाम अभी हमारे सामने है नहीं, तो हम अपने हिसाब से मेंटेन रखें, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। किसी दिन अगर आपको पढ़ने का मन नहीं भी हो रहा है तो आप सिर्फ 1-2 घंटे कुछ देख ले, जिस भी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। हाँ बिल्कुल। तो मानसी, अब ये बताइए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में, कैसे टॉप किया जा सकता है?